बहुत समय की बात है। एक सादीपुर नाम का गांव था जिसमें भानु मुखिया रहता था। भानु बहुत ही चतुर और दुष्ट था, क्योंकि जब भी किसी को भी कोई भी परेशानी होती तो भानु वहां पर पहुंच जाता। क्योंकि भानु ऐसा ही करता था कि जिसको भी परेशानी होती, रुपए पैसे की जरूरत होती, वो वहां पर पहुंचकर उसकी मदद तो कर देता, लेकिन जब उधार वापस करने की बारी होती तो दुगना ब्याज मांगता। लोगों को भानु की सारी चालाकियों का पता चल गया था और कोई भी उससे पैसे लेने पर राजी नहीं था और ना ही कोई उससे अब उधार मांगता था। अरे लड्डू, काफी देर हो गई है, कोई भी मुर्गा फंसा नहीं, क्योंकि पता नहीं आजकल लोगों की जरूरतें ही कम हो गई हैं और कोई भी आजकल फंस ही नहीं रहा, कोई भी बीमार नहीं हो रहा और ना ही किसी को कोई जरूरत हो रही है पैसों की। अरे मुखिया साहब, ऐसी बात नहीं है। लोगों की परेशानियां हैं, लोगों को जरूरतें भी हैं, लेकिन लोग अब डरते हैं क्योंकि सबको तो पता चल चुका है कि अगर उधार ले लिया तो दुगना ब्याज देना पड़ेगा तो इसीलिए तो लोग अब पैसे उधार मांगते ही नहीं और ना ही कोई आपसे मदद लेते हैं। उनको पता है मदद ली तो लेने के देने पड़ जाएंगे अरे जो मर्जी कर लें, उधार तो इनको लेना ही पड़ेगा। कोई ना कोई परेशानी तो ऐसी आएगी ना, और अगर इन पर परेशानियां नहीं आएंगी तो मेरी संपत्ति दुगना ब्याज ले लेकर कैसे बढ़ेगी तुम देखो, ये पता भी नहीं चलना और ऐसे ही अर्जी आ जानी है के मुखिया साहिब इतने पैसे चाहिए मुझे तुम देखो तो सही, आना तो है ही इनको। अरे मुखिया साहब, ये तो है, आना तो पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलो फिर देखते हैं अब किसकी बारी है। मुखिया बहुत दुष्ट था, उसको कभी भी किसी की परेशानी का अंदाजा नहीं था। उसको तो बस अपने ब्याज की ही फिक्र लगी रहती थी। तो अब वो फिर से इंतजार में था कि कोई भी घर से मजबूर मेरे पास आए और मैं उसको डबल ब्याज पर फंसा लूं। दूसरी तरफ बाबूराम था, जो बहुत ही मेहनती था और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से कर रहा था। बाबूराम की माँ बहुत बीमार थी और इस वजह से बाबूराम बहुत परेशान था और जिसके पास वो खेत में काम करता था उससे वो पैसे उधार मांगता है और उसको ये कहता है कि अरे शेठ साहब, आज मैंने आपसे एक बात करनी थी। आपको पता है कि मैं बहुत अच्छे से दिल लगा के काम करता हूँ। आज मेरी एक बात आप मान लीजिए, मेरी माँ घर पर बहुत बीमार है और मुझको पैसों की जरूरत है और मुझको आप मेहरबानी करके थोड़े से पैसे उधार दे दें और आप साथ साथ वो काटते रहिएगा मेरी रोज की दिहाड़ी से, इसलिए आप मुझको थोड़ा सा उधार दे दे। मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी माँ का इलाज करवाना है। अरे इतने पैसे मेरे पास नहीं है और मैं ना ही तुमको दूंगा, क्योंकि पैसे उसको दिए जाते हैं जहाँ से उम्मीद तो हो कि इससे पैसे वापस मिल जाएंगे। तुम्हारी दिहाड़ी इतनी थोड़ी सी है और मेरे पैसे इतने ज्यादा तुम्हारी तरफ फंस जाएंगे कि मेरे 2-3 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे। मुझे क्या तकलीफ है कि मैं तुमको ऐसे पैसे दे दूं? ना, मैं तुमको नहीं दे सकता। अपना कोई और जुगाड़ लगाओ, मुझसे उम्मीद मत रखना। अरे शेठ साहब, मैं कौन सा किसी और के पास काम करता हूँ? मैं आप ही के पास शुरू से काम करता हूँ और आपसे ही तो मैं पैसे मांगूंगा, और तो मेरे पास कोई है भी नहीं जिससे मैं पैसे मांगू। तो मेहरबानी करें शेठ साहब, मुझको पैसे चाहिए। मेरी माँ घर पर बीमार है और मैंने उसका इलाज करवाना है। अरे बाबूराम, मैंने तुमको एक बार कहा, तुमको समझ नहीं आ रही? मेरे पास पैसे नहीं, मैं इतने पैसे तुमको नहीं दे सकता और ना ही मैंने तुमको देने हैं। तुमको समझ नहीं आ रही मेरी बात? अब और बात नहीं करनी मुझसे, क्योंकि मैंने पैसे नहीं देने। मेरी तरफ से साफ इनकारी है। कोई और बंदा ढूंढो, उससे पैसे मांगो। अगर तुमने अब कोई और बात कही तो मैंने तुमको यहाँ पर काम भी नहीं करने देना। चलो भाग जाओ यहाँ से।
अच्छा सेठ साहब, आप मुझको काम से मत निकालिएगा, मैं कोई और बंदा ढूंढ लेता हूँ, उससे मांग लूंगा। आप मुझे पैसे ना दे, मैं किसी और से पूछ लूंगा। बाबूराम वहाँ से चला जाता है और सेठ पीछे से ये कहता है कि जब देखो इनको पैसों की ही लगी रहती है, पैसों के बिना कोई और बात कर ही नहीं सकते। माँ घर पर बीमार है, बात सुनाता है, अगर बीमार है तो क्या मैंने की है? जब देखो पैसे मांगने आ जाते हैं। सेठ भी उसको पैसे नहीं देता और वो बेचारा परेशानी में घर जा रहा होता है और ये सोचता है कि अरे सेठ साहिब ने भी पैसे नहीं दे तो अब मैं क्या करूँगा, माँ का इलाज कहाँ से करवाऊंगा, माँ भी बहुत बीमार हैं और मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। कैसी किस्मत पाई है मैंने, सारी जिंदगी माँ ने मुझे संभाला और जब उसके संभालने का वक्त आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या करूँ मैं, अब तो ऊपर वाला ही मेरी मदद करेगा। वो बहुत परेशान होता है और परेशानी में ही घर आ जाता है और उसकी बीवी फटाफट उसके पास आती है और उसको ये कहती है कि सुनिए जी, आप आ गए, पानी पीना है आपने? लाऊं पानी आपके लिए? मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। अरे रानी नहीं, मुझको प्यास नहीं लगी, मेरी प्यास तो वैसे ही मर गई है और मैं इतना परेशान हूँ रानी, तुमको क्या बताऊँ। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी और इतनी देर से आपका इसीलिए तो इंतजार कर रही थी कि माँ जी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ रही है और ये सोच रही थी कि उनको पैसे मिले हैं कि नहीं। तो बताइए क्या हुआ, आपने सेठ जी से पूछा, उन्होंने आपको पैसे दिए हैं कि नहीं? मैं बहुत फिक्रमंद हूँ, जल्दी बताएं ना, आपको पैसे मिले हैं कि नहीं? यही तो परेशानी है, मुझको सेठ साहिब ने पैसे नहीं दिए। मैंने उनको बताया भी कि मेरी माँ घर पर बीमार है, मैंने उनका इलाज करवाना है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और मुझको पैसे नहीं दिए। पता नहीं कोई किसी का दर्द समझ ही नहीं सकता रानी। ऐसा ना कहे, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, माँ जी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ रही है, अब हम क्या करेंगे? अरे रानी यही तो पता नहीं अब मैं क्या करूँगा, कहाँ से पैसे लाऊंगा और माँ का इलाज कराऊंगा। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं, मैं तो कहती हूँ आप मुखिया जी से ही पैसे उधार ले लें। मुझे पता है कि वो बहुत चतुर हैं और दुष्ट हैं, लेकिन आप उनसे ही ले लें, अब माँ जी का इलाज भी तो करवाना है ना। तुमको पता भी है कि मुखिया कैसा इंसान है, उसने डबल ब्याज मांगना है, फिर हमको ये घर भी बेचना पड़ेगा, तुमको पता तो है उसका। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। रानी उसको समझाती है कि नहीं, आप मुखिया जी से ही पैसे ले ले, क्योंकि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसका इलाज जल्दी ही होना चाहिए था, इसलिए बाबूराम मजबूर था और वो बेचारा हाँ कर देता है और मुखिया से पैसे लेने के लिए मान जाता है। अगले दिन बाबूराम घर से निकल जाता है और मुखिया के पास जा रहा होता है और रास्ते में ये सोचता है कि पता नहीं अब मुखिया साहब कितना ब्याज लगाते हैं, मैं तो राजी ही नहीं था, लेकिन अब माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए अब मुझको मुखिया से पैसे लेने ही पड़ेंगे। वो ऐसे ही सोचता जा रहा था कि रास्ते में बब्बन चाचा उसको मिल जाते हैं और बब्बन चाचा उसको ये कहते हैं कि अरे बाबूराम, कहाँ को जा रही है? कैसा है तू और काम काज कैसा जा रहा है? क्या बात है, परेशान लग रहा है मुझको। हाँ बब्बन चाचा, परेशानी बहुत है, मेरी माँ घर पर बहुत ज्यादा बीमार है, सेठ से पैसे मांगे और उसने मना कर दिया, अब माँ का इलाज तो करवाना है, इसलिए फिर मैं अब मुखिया के पास जा रहा था कि उससे पैसे लेता हूँ। अरे तेरा दिमाग ठीक है, तू उससे पैसे लेगा, वो तुझको पता है ना ब्याज के तौर पर तेरी हड्डियों से भी पैसे वसूल करेगा, तुझको उसका पता नहीं क्या? पूरे गांव में उससे कोई भी पैसे नहीं लेता और तू उससे पैसे मांगने जा रहा है, वो भी दिन दहाड़े। अरे मना हो जा, मत जा उसके पास। बाबूराम बब्बन चाचा को बताता है कि उसकी परेशानी बहुत ज्यादा है और अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं, और वो इतना कहकर मुखिया के पास चला जाता है और बब्बन चाचा पीछे से ये कहता है कि
अरे इस बेचारे को पता नहीं है कि मुखिया कितना होशियार है। उसने इसको पैसे देकर ब्याज में फंसा कर इसका घर भी छीन लेना है और इसको रोड पर ले आना है। बेचारा, चलो ऊपर वाला बस इसकी मदद करे, बाकी मुखिया से तो कोई उम्मीद नहीं लगा सकता। बाबूराम भानु मुखिया के पास आ जाता है और भानु मुखिया अपने घर के बाहर ही खड़ा होता है और बाबूराम उसके पास जाकर ये कहता है कि मुखिया साहब, आप कैसे हो? आप ठीक हो ना? मैं बहुत परेशानी से और बहुत जरूरी एक अर्जी लेकर आपके पास आया था और मुझे उम्मीद है कि आप वो मेरी अर्जी सुनकर कुछ आप मुझ पर दया करेंगे और मेरी बात को मान लेंगे। अरे बाबूराम, अर्जी लेकर आए हो? मुखिया साहब तो अर्जियां ही सुनने के लिए बैठे हैं। तुमको पता है हर दुख में तो मुखिया साहब सबके साथ होते हैं। तो बोलो बोलो, कौन सी अर्जी लेकर आए हो बिना देरी किए हुए? अरे हाँ बाबूराम, बोलो बोलो, क्या बात है। हमने तो दुनिया जहान के फैसले किए हैं, अर्जियां सुनी हैं और अच्छे ही फैसले किए हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, मुझको अभी ही बताओ, अभी ही हल करते हैं तुम्हारी परेशानी का। जी मुखिया साहब, बात ये है कि मेरी माँ बहुत बीमार है और उसका इलाज भी करवाना है और मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने अपने सेठ से पूछे थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझको थोड़े से पैसे उधार दे दें ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। अरे बस इतनी सी बात है। अरे मुखिया जी तो कब से इंतजार कर रहे थे कि काफी दिन हो गए कोई मदद के लिए आया नहीं, क्योंकि तुमको पता है ना, मुखिया जी दिल से बहुत इज्जत करते हैं सबकी और मदद भी करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं। तो मुखिया साहब, आपने इसकी अर्जी सुन ली, तो अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। अरे बाबूराम, ये तुम क्या बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितने दिल करता है पैसे ले जाओ और अपनी माँ का अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवाओ। और कितने पैसे चाहिए अभी तुमको दे देता हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन मुखिया साहब, मुझे इस बात का पता चला है कि आप डबल ब्याज भी लेते हो और वो मैं दे नहीं सकता, तो आप कृपया करें और डबल ब्याज क्या आप मुझको माफ कर सकते हैं? अरे ब्याज के बिना पैसा कहाँ से दूं? ये तो तुमको भी पता है कि ब्याज के बिना मैं पैसे कैसे दे सकता हूँ। अगर मुझको कोई फायदा नहीं तो मैं क्यों किसी का करूँ? हाँ, इतना कर सकता हूँ कि तुम ब्याज जो है ना अपनी मर्जी से दे देना, कोई बात नहीं, ठीक है ना? अब जाओ, ले लो पैसे और जाओ। बाबूराम मजबूर था और उसको पैसे की तो जरूरत थी ही और इसलिए वो मुखिया से पैसे ले लेता है और मुखिया उसको पैसे देता है और बाबूराम वहाँ से चला जाता है। मुखिया बाद में ये कहता है कि पैसे तो इसको दे दिए हैं और कल अब इसके घर जाना और डबल ब्याज की अर्जी तुम भी रख देना जैसे इसने अर्जी रखी थी, ठीक है ना? और डबल ब्याज की बात करके आना, ठीक है? अरे मुखिया साहब, आप फिक्र मत करें, आपका काम हो जाएगा। बाबूराम मुखिया से पैसे लेकर घर चला जाता है और जैसे ही वो घर जाता है उसकी बीवी उसको ये कहती है कि सुनिए जी, आप आ गए, माँ अब नहीं रही। इन पैसों का क्या फायदा? इतना टाइम लग गया आपको, माँ नहीं रही। बाबूराम भी बहुत दुखी हो जाता है कि जो मैं पैसे लेने गया था उनका अब क्या फायदा, माँ तो रही नहीं और दोनों बेचारे रोते रहते हैं। अगले दिन वो दोनों ही बहुत दुखी थे, लेकिन रानी बाबूराम से ये कहती है कि सुनिए जी, माँ तो अब रही नहीं। आप ऐसा करें, मुखिया के जो पैसे हैं ना, आप उनको वापस कर आए। अब उनका क्या काम और हमको वो पैसे नहीं चाहिए। ये ना हो कि वो डबल ब्याज मांगे, आप उनको उनके पैसे वापस कर आए। हाँ रानी, तुम ठीक कहती हो। जिसके लिए हम ये पैसे लेकर आए थे वो ही नहीं रहा तो इन पैसों का हम क्या करेंगे। मैं आज ही जाता हूँ, बल्कि अभी ही जाता हूँ और मुखिया के पैसे उनको वापस करके आता हूँ।
बाबूराम बाहर अभी निकला ही था कि सामने देखता है मुखिया और लड्डू सामने ही खड़े होते हैं और वो भी पैसे की बात ही करने आए थे और वो उनसे जाकर ये कहता है कि अरे मुखिया साहब, मेरी माँ नहीं रही। मैं बहुत दुखी था और मैं आपके पास आने लगा था। मुखिया साहब, ये जो पैसे हैं ना, ये बस आप अब रख लें। जिसके लिए लिए थे वो ही नहीं रहा तो मैं इस पैसों का क्या करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये पैसे दिए, तो अब अपने ये पैसे आप वापस ले लें। अरे बाबूराम इतना दुखी मत हो, कोई बात नहीं। बहुत दुख हुआ सच्ची में, लेकिन जो आता है उसको एक ना एक दिन तो अपने टाइम पर जाना ही होता है ना, तो इतना दुखी मत हो। हाँ बाबूराम, बहुत दुख हुआ यार, तुम्हारी माँ चल बसी, लेकिन जो आता है उसको जाना ही होता है एक ना एक दिन। और ये पैसे अब मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। बाबूराम मुखिया के पैसे मुखिया को वापस कर देता है और जैसे ही बाबूराम वापस जाने लगता है अंदर, तो मुखिया उसको ये कहता है कि अरे बाबूराम, बात तो सुनते जाओ, बहुत जल्दी में जा रहे हो। अरे पैसे तो तुम्हारे आ गए, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो मेरा डबल ब्याज है वो कौन देगा? माँ तो तुम्हारी चली गई, वो तो दे नहीं सकती, तुमने ही देना है। वो मेरा ब्याज तो निकालो ना। भागे भागे अंदर कैसे जा रहे हो तुम? अरे हाँ, ब्याज तो देते जाओ। अरे ब्याज भूल गए क्या? डबल ब्याज की भी बात हुई थी, अकेले इन पैसों की बात नहीं थी। अरे मुखिया साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी माँ चल बसी और आपको अपने ब्याज की फिक्र लगी हुई है। मैं कल ही तो आपसे पैसे लेकर आया था और आज आपको वापिस कर दिए हैं, तो फिर आप ब्याज क्यों मांग रहे हैं? अरे ब्याज क्यों ना मांगू, बात हुई थी ना कि डबल ब्याज भी लूंगा। पैसे तो तुम ले गए थे ना मुझसे, अब कल को दो, परसों को दो, ब्याज तो तुमको देना पड़ेगा। अब ज्यादा बातें मत सुनाओ और मेरा ब्याज अभी और इसी वक्त निकालो, वरना इस घर से भाग जाओ। क्योंकि ब्याज नहीं दे सकते तो ये घर मैं ले लूंगा। हाँ अरे मुखिया साहब, कुछ रहम करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ब्याज मैं नहीं दे सकता, आपको पैसे आपके मिल गए, आप कुछ तो मुझ पर दया करे ना। अरे मुखिया साहब, ये ब्याज नहीं दे सकता और ना ही इससे दिया जाना है, तो आप इसका घर ही रख लो और अभी के अभी ही इसको इस घर से निकाल डाले, फिर ही हमारा ब्याज पूरा होगा। हाँ लड्डू, तो ठीक कहता है, इससे ब्याज दिया नहीं जाना। इसके पास ये घर ही है, ये घर ही हमको लेना पड़ेगा। हाँ चलो अब बाबूराम, सुन लिया ना तुमने? चलो अब फटाफट से ये घर खाली कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुखिया बाबूराम को डरा धमका कर वहाँ से निकाल देता है और बाबूराम बेचारे ने क्या करना था, वो मजबूर था, क्योंकि उसने ब्याज की बात की हुई थी और वो कुछ कह भी नहीं सकता था और वो बेचारा वहाँ से अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। लड्डू और मुखिया वापस घर आ जाते हैं और लड्डू मुखिया से ये कहता है कि अरे वाह मुखिया साहब, ऐसे ही हमने कितने घर कितने खेतों पर कब्जा कर लिया ब्याज के नाम पर। ऐसे ही चलता रहा तो हम एक दिन बादशाह की कुर्सी पर होंगे। हाँ तो और क्या, ये सब इसी लायक हैं। एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे अमीर बंदा भानु मुखिया होगा। और इसी गांव का नहीं, बल्कि जितने भी गांव हैं, सारे गांव का मुखिया भानु मुखिया होगा। हाँ तुम देखते जाना, ऐसे ही गांव चलता रहा ना तो देखना अपनी संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ मुखिया का तो यही काम था और वो हर बार ही सबके साथ ऐसा ही करता था। कहते हैं जो किसी के साथ बुरा करे उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता। तो अगले दिन बहुत ही तेज बारिश आती है और भानु मुखिया के जितने भी खेत होते हैं सारे तबाह कर देती है बारिश और भानु मुखिया को सजा मिलती है। जब लड्डू को पता चलता है कि सारी फसल तबाह हो गई है बारिश की वजह से, और वो आकर मुखिया को सारी बात बताता है और मुखिया ये कहता है कि
अरे सत्यानाश हो गया, बारिश की वजह से सारी फसल सारा अनाज मिट्टी में मिल गया। आए ऊपर वाले, ये तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने लोगों से ब्याज ले लेकर इतनी मेहनत के साथ सारे पैसे फसल पे लगा दिए और एकदम से मेरी फसल बारिश की वजह से खराब हो गई। अब मैं क्या करूँगा? इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है, किसी को तकलीफ देता है, तो वो ये मत समझे कि उसके साथ अच्छा होगा और वो हमेशा खुश रहेगा। ऊपर वाला हमेशा ही इंसाफ करता है और जैसे भानु के साथ हुआ वैसे आपके साथ भी हो सकता है। तो कभी भी ऐसे किसी के साथ भी बुरा मत कीजिएगा, वरना आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है जैसे भानु के साथ हुआ।